हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो दिस इज बेसिकली द लास्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। हम पहले के जो टॉपिक्स हैं, जो इससे पहले टॉपिक्स आते हैं, वो सारे के सारे प्रीवियस वीडियोज में जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं कवर कर चुके हैं एंड दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं ब्लीचिंग पाउडर से। हमारा ब्लीचिंग पाउडर जो है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है। पिछली क्लासेस में हमने जो हमारी जो इससे जस्ट पहले वाली क्लास थी उसमें हमने सीखा था सॉल्ट्स फ्रॉम दी या द कंपाउंड्स दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट। ठीक है, उसी के अंदर उसी टॉपिक से रिलेटेड ये वाला टॉपिक है आपका। ये इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में NaCl डायरेक्टली तो यूज़ नहीं होता, बट आपको याद हो कि जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन हुई थी तो उसमें क्लोरीन गैस निकली थी, तो क्लोरीन गैसेस के यूजेस में इसका जिक्र था ब्लीचिंग पाउडर का, राइट। तो ये ऐसे उस टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें इनडायरेक्ट यूज है किसका, NaCl का। चलिए देखते हैं क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर। अगर केमिकल नेम की बात की जाए तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, केमिकल फॉर्मूला CaOCl2, राइट। फिर आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, MOP के अंदर कैसे आप इसको प्रिपेयर करते हो। तो आपके पास क्या होना चाहिए, स्लेक्ड लाइम होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि विच केमिकल इज कॉल्ड स्लेक्ड लाइम, तो हमें उस टाइम हमारे माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप स्लेक्ड लाइम के थ्रू क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो आपको क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। और साथ में आपको क्या मिलता है, H2O। हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है, जो ब्लीचिंग पाउडर है, ये एक स्टेबल फॉर्म है इन ऑर्डर टू यू कैन से कैप्टिव दी क्लोरीन गैस। आपके क्लोरीन गैस को स्टोर करने का ये एक बेहतर केमिकल कंपाउंड है, राइट। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो सॉल्युबल इन वाटर होता है। वाटर में ये क्या है, सॉल्युबल, मतलब कि वाटर में जब आप इसको मिक्स करोगे तो इजीली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि ये क्लोरीन गैस देगा जब आप इसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे। एंड दिस इज दी वेरी बेसिक प्रॉपर्टी इसके यूजेस को लेकर। ठीक है, जैसे कि पहला है ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन। हमारे पास जो इंडस्ट्री होती है, जहां पर हमारे पास बेसिकली हमारे जो कपड़े वगैरह बनते हैं, वहां पर जो सबसे कॉमनली यूज नेचुरल फाइबर है वो आपका कॉटन का फाइबर होता है। जब कॉटन को आप फार्म से ऑब्टेन करते हो तो वो इतनी वाइट नहीं होती, उसका कलर ऑफ वाइट या फिर आपका क्रीम होता है। तो आप क्या करते हैं, उसकी ब्लीचिंग करते हैं। ब्लीचिंग करने से क्या होता है, वो बिल्कुल डीकलराइज हो जाती है और वो बिल्कुल प्योर वाइट बन जाती है। ठीक है, तो हमारी जो कॉटन इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, उसमें आपके ब्लीचिंग पाउडर का बहुत यूज है फॉर द ब्लीचिंग पर्पस। फिर आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब CaOCl2, तो जो इसके अंदर ये O है, हमारा ब्लीचिंग पाउडर जो है केमिकल्स के साथ जब रिएक्ट करता है तो रेडिली इस ऑक्सीजन को अवेलेबल करवाता है, तो ये खुद क्या एक्ट करेगा एज ब्लीचिंग, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर तीसरा इसका यूज है फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर। अब ब्लीचिंग पाउडर जो है पानी में डिसॉल्व होने के बाद क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है, तो जाहिर सी बात है क्लोरीन गैस जब वाटर के थ्रू मूव करेगी, वाटर में से बाहर निकल के आएगी, तो उसके कांटेक्ट में जो भी जर्म्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। तो ये एक्ट करती है एज अ डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था हमारा ब्लीचिंग पाउडर का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट एंड द नेक्स्ट पार्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है इस चैप्टर का। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पर उसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है उससे आपको समझ में आएगा कि हेमी यहां पे क्या यूज हो रहा है। तो कैल्शियम सल्फेट के लिए CuSO4, CaSO4, हेमी मतलब बेसिकली हाफ, तो हाफ H2O। तो ये होता है फॉर्मूला किसका, POP का। POP और प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो शायद आपको ना रिकॉल हो रहा हो, बट व्हेन आई यूज दी टर्म POP तो फट से क्लिक करता है कि हाँ इसको हम घरों में यूज करते हैं। जब भी हमारी कोई नई कंस्ट्रक्शन होती है तो POP इज ऑफ ग्रेट यूज। आप घर की मतलब कि प्रॉपर फिनिशिंग के लिए, वॉल्स की प्रॉपर फिनिशिंग के लिए, जो हमारा फॉल सीलिंग बनती है घर के अंदर, उन सभी के लिए आप बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या यूज करते हो, POP यूज करते हो। और इसी की फुल फॉर्म क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाम कैसे पड़ा है कि सबसे जो हिस्ट्री में इसको फाइंड किया जाता है, जब देखा जाता है तो सबसे पहले ये आपका पेरिस में यूज हुआ करता था, तो वहां से इसका नाम हमने रख दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, फिर क्या है कि आप इसको ऑब्टेन कैसे करते हो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन MOP। तो POP को ऑब्टेन करने के लिए आप क्या करते हो, जिप्सम नाम का एक आप कह सकते हो केमिकल कंपाउंड है जो इन दी फॉर्म ऑफ मिनरल मिलता है आपको अर्थ में।
तो उस जिप्सम को पाउडर फॉर्म में करके जब हीट किया जाता है, और हीटिंग भी उसकी ऐसी है, कंट्रोल्ड हीटिंग है। कंट्रोल्ड हीटिंग मतलब आप उसके टेम्परेचर को सेट करते हो एट 373 केल्विन और आई कैन से 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कंट्रोल हीटिंग होनी चाहिए किसकी? जिप्सम की। अगर जिप्सम की कंट्रोल हीटिंग होती है तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है CaSO4.12H2O और 1/2H2O आपका इन दी फॉर्म ऑफ वेपर यहां से चला जाता है। तो जिप्सम को पाउडर करके हीट करके आपको क्या मिलता है? पीओपी मिलता है। अब अगर हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को यूज करें, उनको हम रिकॉल करें, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि वाटर आपका कभी भी हाफ नहीं हो सकता। कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एलिमेंट हमेशा हमारे होल नंबर्स में एग्जिस्ट करता है। जरा याद कीजिए, ये हमारा एक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो ये चीज है ये गलत है। बट चलो इसको हम एक बार दोबारा से पढ़ते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। हमारा जो एक्चुअल फॉर्मूला है, ये जो CaSO4.12H2 है, इसकी एक्चुअल में जो एग्जिस्टेंस है वो ऐसे है। हमारे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ CaSO4 एक वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम एक मॉलिक्यूल को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो साथ में आधा H2O लगा देते हैं। एक्चुअल में इसकी एग्जिस्टेंस क्या है कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ CaSO4 बीच में किसको शेयर करेंगे? एक वाटर के मॉलिक्यूल को। तो जब एक को रिप्रेजेंट करना है तो आप वाटर मॉलिक्यूल को आधा कर देते हो। अब ठीक है, चलिए अब इसकी ओवर हीटिंग, मैंने कहा कंट्रोल हीटिंग करनी पड़ती है इसकी। तो अगर ओवर हीटिंग होगी तो क्या होगी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार टेस्ट में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन जिप्सम इज हीटेड अबव 100 डिग्री सेल्सियस या अबव 373 केल्विन, तब क्या होगा? तब देखिए क्या होगा। जब आप इसकी ओवर हीटिंग करते हैं तो ये आपका CaSO4 रह जाता है और आपका जो वाटर मॉलिक्यूल अटैच था वो सारे का सारा क्या हो जाता है? इवेपोरेट कर जाता है या वेपोराइज हो जाता है। तो इन दिस वे आपके पास जो CaSO4 बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? बर्न्ड प्लास्टर, और वो किसी यूज का नहीं है। इसीलिए टू मेक इट या टू कीप इट इन अ यूजेबल फॉर्म आप इसकी जिप्सम की कंट्रोल हीटिंग करते हो ताकि आपको क्या मिले? पीओपी मिले। ठीक है जी, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इसकी प्रॉपर्टीज और फिर इसके यूजेस। इसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे ही इसको पानी के साथ मिक्स किया जाता है पीओपी को, तो ये हमारा क्या करता है? एक हार्ड मास बनाता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी के चलते हम इसके बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं, जैसे कि मेकिंग टॉयज, आइडल्स एटसेट्रा। हम जो भी आइडल्स बनाते हैं हमारे गॉड की वर्शिपिंग के लिए, वो बेसिकली किससे बनती हैं? पीओपी से बनती हैं। हमारे जो टॉयज होते हैं, ठीक है, वो भी किससे बनते हैं? पीओपी से बनते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये तो मैंने आपको बताया ही कि हमारी जो फॉल सीलिंग होती है, या पहले थोड़ा सा अगर हम 10 ईयर्स बैक चले जाएं तो हमारे घरों की, हमारे जो वॉल्स हुआ करती हैं, जहां पे हमारी सीलिंग और वॉल मिलती है, वहां पे बीच में हम क्या करते हैं? फिलिंग करते हैं। ठीक है, टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव, उसमें डिजाइनिंग करते हैं हम। वो सारी की सारी किस पे की जाती है? पीओपी पे की जाती है। ठीक है, फिर आता है सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। तो अगर हड्डी वड्डी टूटी तो आपने देखा होगा कि एक वाइट कलर का एक सिलेंड्रिकल शेप का क्या होता है? एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस हाथ के ऊपर या पैर के ऊपर लगाया जाता है। तो वो आपका किससे बनता है? पीओपी से बनता है। थोड़ा उसमें कॉटन का थ्रेड भी होता है, थोड़ा कॉटन भी होता है। मिक्सचर बना के हम उसे एक सेटल होने का टाइम देते हैं, तो हमारी बोन को जो है वो फिर वो हिले नहीं देता। इससे हमारी बोन जो है वो अच्छे से सेटल हो जाती है। ठीक है, अच्छा ये होता कैसे है? पीओपी में जब आप वाटर मिक्स करते हो तो ये वही रिएक्शन है। जब जिप्सम को हीट किया था कंट्रोल हीटिंग का, तो एक तरह से ये उसका एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। पीओपी में जब वाटर डालोगे तो वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करके फिर से क्या बनाएगा? जिप्सम, जो कि एक हार्ड सब्सटेंस होता है, एक तरह से अनब्रेकेबल। बहुत अमाउंट ऑफ फोर्स लगती है इसको ब्रेक करने में। ठीक है जी, सो दिस वाज पीओपी, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपने इस चैप्टर में या इससे पहले भी केमिस्ट्री में बहुत सारे सॉल्ट्स पढ़े होंगे जिनके साथ .H2O ये आप मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं। तो ये होता क्या है? इसको कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है जी, एग्जांपल लेते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। ये जो है हमारा कॉपर सल्फेट होता है। अगर मैं इसको, सॉल्ट जो है ये देखने में ब्लू कलर का होता है, अगर मैं इसको पानी में डाल के अच्छे से मिक्स करूं और इसका सोल्यूशन तैयार करूं, तो वो जो एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है उसको बड़ा फेमसली कहा जाता है ब्लू विट्रॉल। ठीक है, तो हमारा ये ब्लू कलर का होता है। ऐसी आयरन सल्फेट FeSO4 ये .7H2O होता है।
इसके भी ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। अगर आप इसको पानी में मिक्स करें और सॉल्यूशन ऑब्टेन करें तो वो क्या होगा, ग्रीन कलर का होगा, तो इसको फेमसली ग्रीन विट्रोल कहा जाता है। वेल माय पॉइंट इज कि जो मेरे ये 5H2O हैं, 2H2O, 10H2O, 7H2O, तो जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं केमिकली विद दी, देखो केमिकली अटैच होना चाहिए वाटर मॉलिक्यूल। अगर कहीं पर 2 H और एक O है दैट डजंट मीन कि वो H2O बना दिया ना, प्रॉपर वाटर का मॉलिक्यूल इस सॉल्ट के फॉर्मूले के साथ केमिकली अटैच्ड है इसके क्रिस्टल में, तो उसको कहा जाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये अलग अलग सॉल्ट्स के साथ अलग अलग होता है। आपके सामने एग्जांपल है, जिप्सम में 2H2O था, वॉशिंग सोडा में 10H2O था, बाकी मैंने आपको CuSO4 और FeSO4 तो बता ही दिया। ठीक है जी, चलिए अब हमारा जो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये हमारे क्रिस्टल को क्या प्रोवाइड करता है, ये इसको प्रोवाइड करता है शेप, क्रिस्टलाइन शेप, जैसे कि आपका नमक होता है दानेदार, ऐसे ही आपके सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं जिनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। दूसरा, ये उसको इंपार्ट करता है कलर। हमारा जो ग्रीन कलर है या जो ब्लू कलर है हमारे FeSO4 और CuSO4 का, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बट इट डजंट मीन कि हर कलरफुल चीज में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, नहीं। ठीक है, कुछ सॉल्ट्स कलरफुल होते हैं बिकॉज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट। चलिए जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज कि क्या होगा अगर इन हमारे जो ये सॉल्ट्स हैं जिनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, पहले मैं आपको बता दूं कि इन सॉल्ट्स को हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ठीक है, क्या होगा अगर इनको हीट किया जाए, तो अगर मैं FeSO4.7H2O को हीट करता हूं तो उसके हीट करने से इसका जो ये FeSO4 है बुश एटमॉस्फेयर में एस्केप हो जाता है, और हमारे पास जो सॉल्ट की फॉर्म बचती है सिर्फ FeSO4, इसे कहा जाता है एनहाइड्रस। तो पहले क्या था, ये हाइड्रेटेड, हीट किया, अब क्या बन गया, एनहाइड्रस। इस चीज को याद रखिएगा। एनहाइड्रस होने से इसका क्रिस्टलाइन नेचर रफू चक्कर हो जाता है और इसका जो कलर है वो भी एस्केप आउट हो जाता है। तो ना तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेगा और ना ही ये आपका कलरफुल रहेगा। सो दिस हैपेंस व्हेन अ हाइड्रेटेड सॉल्ट इज हीटेड, उसको डीकलराइज हो जाएगा और उसकी फॉर्म भी जो है क्रिस्टलाइन से अमरफस हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, दोबारा से इसको कैसे वही कलर दिया जा सकता है, तो आप इसकी क्रिस्टलाइजेशन कर लीजिए। क्रिस्टलाइजेशन कैसे होगी, सॉल्ट को पानी में मिक्स कीजिए, हीट कीजिए, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को निकाल दीजिए, आपके पास बचेगा उस सॉल्ट का कंसंट्रेटेड फॉर्म, उसको ओवरनाइट रखिए, आपका जो एक्सेस वाटर होगा वो निकल जाएगा और आपके पास दोबारा से क्या आ जाएंगे, क्रिस्टल्स आ जाएंगे। तो एनहाइड्रस सॉल्ट फिर से क्या बन जाएगा, हाइड्रेटेड। बट ये सभी के साथ नहीं है, हर सॉल्ट की अपनी प्रॉपर्टी होती है। जो सॉल्ट हाइड्रेटेड फॉर्म में ऑब्टेन किए जा सकते हैं वही आपके एनहाइड्रस होकर दोबारा हाइड्रेटेड हो सकते हैं। आप हर सॉल्ट को हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं कह सकते। ठीक है जी। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय।